आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ युद्ध में खामनेई से भी बड़े खतरे का खात्मा कर दिया। और इस खतरे का नाम है अली लारिजानी, जिसे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने न सिर्फ ईरान में घुसकर मारा बल्कि उसकी टीम में घुसकर उसके सुरक्षा घेरे में घुसकर मौत के घाट उतारा। अली लारिजानी कोई मैदान जंग का सिपाही नहीं बल्कि रणनीतिक बिसात पर चाले चलने वाला शतरंज का वो माहिर खिलाड़ी था जिसकी चुप्पी भी इजराइल के लिए उतना खौफ पैदा करती थी जितनी उसकी धमकी। इजराइल के हर हमले का जवाब अली लारिजानी की मिसाइल में नहीं बल्कि उसके घातक दिमाग में छिपा था। इसी कुटिल दिमाग ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को वर्षों तक खाद पानी दिया। जब दुनिया ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए दबाव बना रही थी, तब लारिजानी ही थे जिसने पश्चिमी दुनिया को बातों में उलझाकर ईरान की परमाणु ताकत को मैच्योर करने की योजना बनाई। इजराइल के लिए इससे बड़ा डर और कुछ नहीं था कि ईरान के पास परमाणु ताकत भी आ जाए। लारिजानी ने हिजबुल्लाह, हमास, हूती के साथ ईरान के रिश्तों को सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं रखा बल्कि उन्हें संस्थागत बना दिया। अली लारिजानी कासिम सुलेमानी की तरह फ्रंटलाइन पर नहीं थे, लेकिन उस बजट और पॉलिसी के पीछे वही थे जिसने इन संगठनों को इजराइल के खिलाफ इतना मजबूत बनाया। वो इजराइल की चालों को भांपने में माहिर थे। वो जानते थे कि कब नरम लहजे में बात करनी है और कब कड़वे बोल बोलने हैं। यानी अली लारिजानी बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं थे और यही इजराइल के लिए सबसे खतरनाक बात थी, क्योंकि मोसाद को उनकी अगली चाल समझने में भी पसीने छूट जाते थे। लेकिन इस बार लारिजानी को मारकर इजराइल ने वो हासिल कर लिया जो खामनेई को मारकर भी शायद नहीं किया था। आज हम आपको बताएंगे कि जिस ईरान ने लारिजानी का जनाजा निकाला, उसने अपने सुप्रीम लीडर खामनेई का जनाजा क्यों नहीं निकाला। और आज आपको यह भी बताएंगे कि ईरान लारिजानी की मौत का बदला लेने के लिए क्या कर सकता है। सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि क्या अली लारिजानी की मौत से ईरान इस युद्ध में बिखर जाएगा या इजराइल और अमेरिका ने अली लारिजानी को मारकर इस युद्ध को और भड़का दिया है। एक जमाने में युद्ध को शतरंज के खेल की तरह माना जाता था, जहां राजा के मरते ही खेल खत्म हो जाता था। लेकिन यह युद्ध इस तर्क से काफी आगे निकल चुका है। इजराइल और अमेरिका अब तक ईरान के 56 शीर्ष नेताओं का खात्मा कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ईरान यही कह रहा है कि वो किसी भी कीमत पर इस युद्ध में सरेंडर नहीं करेगा। इससे ये पता चलता है कि जिस डीकैपिटेशन स्ट्रैटेजी के तहत किसी भी देश के शीर्ष नेतृत्व को खत्म करके उसे युद्ध में अपाहिज बनाया जाता था, वो रणनीति इस युद्ध में पूरी तरह से नाकाम हो गई। आप तेहरान से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां आज अली लारिजानी, उनके बेटे मुर्तजा अली लारिजानी और बसीज फोर्स के कमांडर जनरल गुलाम रेजा सुलेमानी का जनाजा निकला। दावा है कि उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में 10 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे। और इस दौरान तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर इस युद्ध में अब तक की सबसे ज्यादा भीड़ देखी गई। इजराइल और अमेरिका यही उम्मीद कर रहे थे कि अली लारिजानी की मौत के बाद ईरान में सरकार विरोधी गुट सड़कों पर आएंगे। रिजीम चेंज के लिए लोग सड़कों पर अपनी आवाज विरोध की बुलंद करेंगे। लेकिन अली लारिजानी के जनाजे में इकट्ठा हुई इस विशाल भीड़ ने यह बता दिया कि ईरान में रिजीम चेंज करना बहुत मुश्किल काम है और शायद अली लारिजानी की मौत ईरान के लोगों में राष्ट्रवाद को पैदा कर रही है और अभी यह राष्ट्रवाद रिजीम चेंज को मुमकिन नहीं होने दे। ये हुजूम लोगों का देखा आपने। 9 करोड़ की आबादी वाले ईरान में 1 करोड़ लोग अकेले तेहरान में रहते हैं और अगर इन 1 करोड़ लोगों में से 10 लाख से ज्यादा लोग अली लारिजानी के जनाजे में शामिल हुए हैं तो ये कोई मामूली बात नहीं है। और इस बात को अगर अमेरिका या इजराइल नजरअंदाज करना चाहते हैं तो ये उनके हित के लिए भी ठीक नहीं। अयतुल्लाह खामनेई की तरह अली लारिजानी एक धार्मिक नेता और एक मौलाना नहीं थे। क्या आप जानते हैं उन्होंने गणित में, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस के साथ पश्चिमी दर्शन शास्त्र में पीएचडी की पढ़ाई की थी। और ईरान में बहुत सारे लोग उन्हें प्रोफेसर कहते थे जो धार्मिक कट्टरवाद पर ज्यादा जोर नहीं देते थे। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अली लारिजानी के पिता एक बड़े धार्मिक विद्वान थे जिन्हें ग्रैंड आयतुल्लाह की उपाधि मिली हुई थी। लेकिन इसके बावजूद अली लारिजानी ने धार्मिक विद्वान बनने के बजाय
आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन को चुना। इसके अलावा जब ईरान में अमेरिका विरोधी भावनाएं चरम पर थी, पीक पर थी, तब उस जमाने में उन्होंने अपनी बेटी को अमेरिका में पढ़ने के लिए भेज दिया। यह भी तब हुआ जब ईरान में रहते हुए अली लारिजानी खुद इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स में कमांडर बन गए थे। अली लारिजानी की नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उन्हें ईरान की सरकार में संस्कृति मंत्री भी बनाया गया और बाद में वो 10 साल तक ईरान के सरकारी मीडिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के प्रमुख भी रहे। ये वो वक्त था जब आयतुल्लाह खामनेई ने सभी नेताओं में अली लारिजानी पर सबसे ज्यादा भरोसा दिखाया और धीरे धीरे लारिजानी आयतुल्लाह अली खामनेई के बहुत करीबी हो गए। उन्हें उस बातचीत के लिए ईरान का मुख्य वार्ताकार चुना गया जिसमें पश्चिमी देशों और यूरोपियन यूनियन के साथ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एक डील होनी थी, क्योंकि खामनेई को सिर्फ इन पर भरोसा था। उस वक्त पश्चिमी देशों ने यह ऑफर दिया कि अगर ईरान यूरेनियम को एनरिच करना बंद कर देगा तो उसके बदले में उसे कई आर्थिक फायदे मिलेंगे, नई टेक्नोलॉजी और प्रतिबंधों से भी छूट दी जाएगी। इस ऑफर को सुनने के बाद अली लारिजानी ने कहा था कि मोती के बदले में ईरान को पश्चिमी देशों से टॉफियां लेना मंजूर नहीं है। अली लारिजानी का एक अलग रुतबा ईरान में था। अली लारिजानी के इस कड़क रुख ने ईरान में उन्हें और भरोसेमंद बना दिया और बड़ा हीरो बना दिया। वो साल 2005 में राष्ट्रपति का चुनाव जरूर हारे, लेकिन इसके बाद साल 2008 से 2020 तक ईरान की संसद के स्पीकर रहे। साल 2015 में जब ईरान ने अमेरिका, यूरोप, रशिया और चाइना के साथ न्यूक्लियर डील पर सहमति बनाई और यह तय हुआ कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित करेगा, बदले में उसे पश्चिमी प्रतिबंधों से छूट मिलेगी, तब इस डील को अली लारिजानी ने ही कराया था। इससे यह भी पता चलता है कि अली लारिजानी पश्चिमी देशों के साथ ईरान के रिश्ते बेहतर बनाने के लिए एक वक्त पर तैयार थे। वो चाइना, रशिया पर भी खूब भरोसा करते थे। राष्ट्रपति पुतिन के साथ ईरान ने जो रिश्ते स्थापित किए, उसमें अली लारिजानी आयतुल्लाह खामनेई के दूत बने थे और चाइना के साथ भी उन्होंने 25 सालों की एक ट्रेड डील कराई थी। हालांकि अली लारिजानी ने जब साल 2021 में गार्डियन काउंसिल का सदस्य बनने के लिए नामांकन किया, तब इसे यह कहते हुए जानते हैं खारिज कर दिया गया था कि भाई तुम्हारी बेटी तो अमेरिका में रहती है, अमेरिका में पढ़ती है, वो ईरान के सगे नहीं हो सकते क्योंकि बेटी अमेरिका में पढ़ती है। ये है एंटी अमेरिकन फीलिंग जो ईरान के लोगों में। इन बातों के बावजूद आयतुल्लाह खामनेई लगातार अली लारिजानी पर भरोसा करते रहे। बाद में उन्होंने अपना सबसे करीबी सलाहकार बना लिया और फिर अली लारिजानी 2025 में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख बन गए। इन सारी बातों से आप ये समझ पाएंगे कि अली लारिजानी सीधे तौर पर इजराइल और अमेरिका के लिए बड़ा खतरा नहीं थे। वो सिर्फ मौजूदा वक्त में इजराइल के सबसे ताकतवर नेता थे और इस युद्ध को जारी रखने की बात कहते हुए राष्ट्रपति ट्रंप को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। अपनी मौत से कुछ घंटे पहले अली लारिजानी ने इन देशों पर ईरान के हमलों को सही ठहराया था और दावा किया था कि जब राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इन देशों से ईरान के हमलों के लिए माफी मांगी थी, तब अली लारिजानी के ही कहने पर उन्हें अपना बयान वापस तक लेना पड़ा। यानी राष्ट्रपति को भी अली लारिजानी की हर बात माननी पड़ती थी। इससे सऊदी अरब, यूएई जैसे देश अली लारिजानी के खिलाफ हो गए थे और वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है कि जब इन मुस्लिम देशों ने अमेरिका पर यह दबाव बनाया कि वो ईरान की इस्लामिक सरकार के खत्म होने तक अपने हमलों को जारी रखे, ये युद्ध खत्म ना किया जाए, तभी इजराइल ने अली लारिजानी का काम तमाम कर दिया। इसके अलावा अली लारिजानी को खत्म करने के पीछे एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि इजराइल और अमेरिका को लग रहा था कि उनके रहते ईरान में रिजीम चेंज नामुमकिन है, संभव ही नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में दूसरे आर्टिकल का चौथा बिंदु यह कहता है कि कोई भी देश दूसरे देश पर हमला नहीं करेगा, हमला करने की धमकी भी नहीं देगा और उसके शीर्ष नेतृत्व को तो वो मार ही नहीं सकता। लेकिन इस युद्ध में संयुक्त राष्ट्र का यह चार्टर एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गया है और संयुक्त राष्ट्र की असली हकीकत आप इस ग्राफिक्स से समझ सकते हैं, जो इतने बड़े युद्ध में भी गायब है। और अब दुनिया संयुक्त राष्ट्र को लेकर यह कहने लगी है कि उसे गुमशुदा की तलाश है। इजराइल की यह बात समझ आती है कि उसने अली लारिजानी या आयतुल्लाह खामनेई को इसलिए मारा क्योंकि वो भविष्य में इजराइल के लिए खतरा बन सकते थे। लेकिन ईरान का कहना है कि अगर वो भी ऐसा ही करता तो
28 फरवरी को अमेरिका में व्हाइट हाउस पर हमला कर देता या फिर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या कर देता, तो क्या दुनिया तब भी ऐसे हमलों को, उनके नेताओं को मार गिराने को नॉर्मलाइज करती, स्वीकार लेती? जैसे ईरान में शीर्ष नेताओं की हत्या को आज नॉर्मलाइज कर दिया गया है, उसे नॉर्मल बताया जा रहा है। खैर, ये बहस पूरी दुनिया में चल रही है, लेकिन अब इसमें एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही, और वो बात यह है कि भले अली लारीजानी की मौत ने ईरान के युद्ध को रोका ना हो, लेकिन लारीजानी की मौत से ईरान के तमाम बड़े नेता अब अपनी सुरक्षा को लेकर जरूर डरे हुए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का एक दावा है कि अली लारीजानी की हत्या ने ईरान के शीर्ष कमांडर और नेताओं में एक अजीब सा खौफ पैदा कर दिया है। सबको लग रहा है कि उनके पास मोसाद के एजेंट्स हो सकते हैं, उन्हें भी बहुत जल्दी बाकी नेताओं की तरह मारा जा सकता है। वो अपने आसपास के लोगों को शक से देख रहे हैं। इसकी वजह से ईरान के कई नेता और आईआरजीसी के टॉप कमांडर अंडरग्राउंड तक हो चुके हैं। नाम न छापने की शर्त पर ईरान के एक बड़े सुरक्षा अधिकारी ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को यह बताया कि ईरान के शीर्ष नेताओं के बीच अब इस तरह की बातें हो रही हैं कि अगला निशाना कौन होगा। इनमें भी ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रेजा आरिफ सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। जानते हैं क्यों? ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी का दावा है कि 16 मार्च की रात को जब इजराइल ने अली लारीजानी का खात्मा किया, तब मोहम्मद रेजा आरिफ भी मोसाद के निशाने पर थे। जिस बंकर में वो आईआरजीसी की सुरक्षा में ठहरे हुए थे, उसी पर इजराइल के लड़ाकू विमानों ने हवाई हमला किया। हालांकि इस हमले में मोहम्मद रेजा आरिफ बाल बाल बच गए, लेकिन अब उन्हें और उनके जैसे बाकी शीर्ष नेताओं को एक ही डर सता रहा है कि ईरान की मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था में उनका जिंदा बचना मुश्किल है। ईरान खुलकर यह आरोप लगा रहा है कि इजराइल और अमेरिका ने ऐसा सोचा था कि अगर अली लारीजानी मारे जाएंगे तो बाकी बचे नेता अपनी जान बचाने के लिए युद्ध रोकने पर राजी हो जाएंगे। कई नेताओं में यह डर दिखा, लेकिन ईरान की सैन्य संरचना ऐसी है कि वहां युद्ध का टॉप लीडरशिप से कोई वास्ता ही नहीं है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर इसे दिखाती हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि ईरान में जो तरीका है, अगर आप देखें, ईरान में सबसे बड़ा पद सुप्रीम लीडर का होता है, जो सभी सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ भी होते हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं ऊपर, मुश्तबा खमनई। लेकिन जो सेनाएं हैं, उसमें ईरानी सेना जो है, उसमें वायुसेना, थल सेना, नौसेना है, ये सब उनके नीचे आता है। 2 पैरेलल सेनाएं हैं, जिनमें ईरान की नियमित सेना को आर्तेश कहते हैं और दूसरी सेना को आईआरजीसी कहते हैं। तो ये 2 सेनाएं हैं और वो कमांडर इन चीफ है इनके, मुश्तबा खमनई, जिसमें आर्तेश में जो उनका है वायुसेना, थल सेना, नौसेना है। लेकिन ये आईआरजीसी जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, उसमें बसीज फोर्स है, जन विद्रोह में मोर्चा, आंतरिक सुरक्षा संभालना, ये सब इनका काम है। ये दोनों उनको रिपोर्ट करते हैं। इनमें ईरान की जो नियमित सेना क्षेत्रीय रक्षा पर इन सबको देखती है, लेकिन जो खुफिया एजेंसी है वो सरकार के अधीन नहीं है, आईआरजीसी के अधीन नहीं है। आईआरजीसी में 16 खुफिया एजेंसीज है, ईरान का मकर सिस्टम, अलग अलग कंट्रोल रूम्स है। तो ये अब आपको बात है। इनमें ईरान की जो नियमित सेना है, क्षेत्रीय रक्षा, सीमाओं, हवाई क्षेत्र, पारंपरिक युद्ध की जिम्मेदारी संभालती है, जबकि आईआरजीसी में कई टुकड़ियां, इनमें भी एरोस्पेस फोर्स सबसे अहम है, जो ईरान की मिसाइलों और ड्रोन्स के जखीरों को नियंत्रित करती है। आईआरजीसी में ही एक फोर्स काम करती है जिसे बसीज कहते हैं, और ये मोबिलाइजेशन फोर्स है जो जनता के विद्रोह को कुचलने का काम करती है, आंतरिक सुरक्षा देखती है। आप नीचे जाएंगे तो ईरान में खुफिया एजेंसी भी एक नहीं बल्कि 2 है, जो हम आपको अलग अलग बता रहे हैं। एक खुफिया एजेंसी जो सरकार के अधीन काम करती है, आईआरजीसी से मतलब नहीं है, और एक है जो आईआरजीसी के अधीन है, वो सरकार से नहीं ले। अब अगर ये एजेंसियां खत्म हो जाती हैं तो आईआरजीसी के अंदर 16 और खुफिया एजेंसियां सक्रिय हैं। इसके बाद ईरान में एक सैन्य कमांडर था, जनरल नहीं होता। वहाँ मकर सिस्टम चलता है। मकर का मतलब होता है अलग अलग कंट्रोल रूम्स। हर मकर का अपना एक काम होता है। कोई युद्ध के समय ऑपरेशन संभालता है, कोई तेहरान की सुरक्षा को देखता है, और कोई इमरजेंसी में फैसले लेता है। ये पूरा सिस्टम इतना बिखरा हुआ है कि इजराइल और अमेरिका ईरान के एक नेता को अगर खत्म भी कर दे तो ईरान से ये युद्ध जो है वो लड़ने की क्षमता रखता है। ये बात ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने आज अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में बताया। उनका कहना है कि अमेरिका और इजराइल अब तक इन्हें समझ पाए हैं कि ईरान की सरकार किसी एक व्यक्ति पर निर्भर ही नहीं करती, और इस युद्ध में ईरान को हराना
संभव ही नहीं। हालांकि इन दावों के बीच एक सच ये भी है कि ईरान मिसाइलें और ड्रोन्स दाग कर इस युद्ध में खुद को जीवित तो रख सकता है, लेकिन यह युद्ध उसके लिए आसान बिल्कुल नहीं। ईरान इस वक्त 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। इनमें एक मोर्चे पर इजराइल है और अमेरिका खड़े हैं और दूसरे मोर्चे पर उसकी जनता खड़ी है। ये वो जनता है जो 2.5 महीने पहले तक ईरान में इस्लामिक शासन के खिलाफ विद्रोह कर रही थी और इस विद्रोह को तब IRGC की बसीज फोर्स ने कुचलने का काम किया था। लेकिन अब जब इजराइल ने 6 सालों में बसीज फोर्स की कमान संभाल रहे कमांडर जनरल गुलाम रेजा सुलेमानी को खत्म कर दिया, तब ऐसी आशंका है कि ईरान में लोग विद्रोह के लिए सड़कों पर उतर सकते हैं। कम से कम इजराइल और अमेरिका तो यही मान रहे हैं। इस आशंका को देखते हुए बसीज फोर्स ने ही पिछले 24 घंटों में 500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें कुछ लोगों को मोसाद का एजेंट्स बताया जा रहा है, जबकि बाकी लोगों पर आरोप है कि वो सरकार के खिलाफ विद्रोह करने की रणनीति बना रहे हैं। इनमें भी कुछ लोगों के पास से एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक का एक ऐसा डिवाइस बरामद हुआ है जिससे इंटरनेट को चलाया जाता है। ईरान इंटरनेशनल ने यह भी दावा किया है कि आज ही ईरान की सरकार ने इजराइल के एक जासूस को फांसी दी है। नाम था कुरोश केवानी। यह व्यक्ति ईरान का ही नागरिक था जिसे इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और ईरान की न्यायपालिका से जुड़ी मिजान न्यूज एजेंसी का दावा है कि आज सुबह इस शख्स को फांसी दी जा चुकी है। इस युद्ध में एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि इसमें कौन जीत रहा है, किसका पलड़ा भारी है और कौन हार रहा है। लेकिन आज हम इस सवाल को थोड़ा बदलना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि इस युद्ध में सवाल जीत और हार का नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि इस युद्ध में सबसे ज्यादा फायदा किसे हो रहा है। और जब आप इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस युद्ध में बम ईरान पर गिर रहे हैं, हमले दुबई झेल रहा है, लेकिन असली फायदा सऊदी अरब उठा रहा है, क्योंकि निवेश, व्यापार और सप्लाई चेन धीरे धीरे सऊदी अरब की ओर शिफ्ट हो रही है। यूएई ने सुरक्षा की जो छवि बनाई थी, उसी छवि ने उसे दुनिया का बिजनेस हब बनाया, लेकिन ईरान के हमलों ने इस छवि को तोड़ दिया। ईरान ने 40% हमले अकेले यूएई पर किए, जबकि सऊदी अरब पर पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे कम हमले हुए। यह भी तब हुआ जब सऊदी अरब का पूरा जो क्षेत्रफल है पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा है। अब यूएई पर जिस तरह से हमले हुए हैं उससे कैपिटल फ्लो पूरी तरह बदल सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो पैसा पहले दुबई जा रहा था वो अब रियाद की तरफ मुड़ सकता है। इसे कमर्शियल ग्रेविटी शिफ्ट भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है व्यापार का केंद्र बदलना। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 को लॉन्च किया है, जिसके तहत सऊदी अरब में न्योम सिटी, रेड सी प्रोजेक्ट और दरिया गेट जैसे प्रोजेक्ट पर $3 ट्रिलियन खर्च होने हैं। अब अगर मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS सऊदी अरब में नए शहर, नए टूरिज्म इंडस्ट्री स्थापित करना चाहते हैं तो इससे यूएई पर हुए हमलों में उन्हें फायदा होगा और सऊदी अरब निवेशकों के लिए सेफ बेट बन जाएगा। इसके अलावा ये युद्ध सऊदी अरब को नई सप्लाई चेन में भी जोड़ेगा, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। हम बताते हैं आपको कैसे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से पूरी दुनिया में फर्टिलाइजर का संकट पैदा हो गया है, जिससे फसलों की पैदावार घट सकती है। अब मोहम्मद बिन सलमान क्या कह रहे हैं? मोहम्मद बिन सलमान यहां पर यह कह रहे हैं कि सऊदी अरब के पास फॉस्फेट का सबसे बड़ा भंडार है, वो रेड सी, वो लाल सागर के रास्ते इस फॉस्फेट की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। इसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान ये योजना भी बना रहे हैं कि वो अपना कच्चा तेल 1200 किलोमीटर लंबी पेट्रोल लाइन से अरब सागर में पहुंचाएंगे और यहां से अपने कच्चे तेल की आपूर्ति को जारी रखेंगे। मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाती हूं कि वो क्या करने की इस वक्त सोच रहे हैं। सऊदी अरब की इस पेट्रोल लाइन को ईस्ट वेस्ट पेट्रोल लाइन भी कहा जाता है। ये पाइपलाइन 1200 किलोमीटर लंबी है, जिसके जरिए फारस की खाड़ी से कच्चे तेल को लाल सागर के यानबू बंदरगाह तक पहुंचाया जा सकता है। तो ये फारस की खाड़ी, ये बंदर, मतलब अगर आप सबकी पोजीशन जल्दी से एक बार देख लीजिए। ईरान यहां पर है, यहां पर सऊदी अरब है, ये यूएई है, नीचे ओमान है, ये फारस की खाड़ी, यहां पर आप देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, पर्शियन गल्फ है, ये रेड सी है, लाल सागर, और ये बीच में सऊदी अरब। अब वो ये कह रहा है कि ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से रोजाना 50 लाख बैरल तेल हम यहां से लाएंगे फारस की घाटी से यानू पोर्ट, और फिर यहां लाल सागर से उसको आप आगे ले जाइए। यानी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का एक ऑल्टरनेट रास्ता देता हुआ दिख रहा है।
दावा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने के बाद मोहम्मद बिन सलमान इस पेट्रोल लाइन से हर दिन 50 लाख बैरल कच्चा तेल लाल सागर में पहुंचाने के बारे में सोच रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो सऊदी अरब का 46% कच्चा तेल अकेले इस पेट्रोल लाइन से दुनिया के अलग अलग देशों को मिल जाएगा और उस पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने का कोई असर भी नहीं होगा। शायद यही कारण है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से सऊदी अरब को ज्यादा चिंता नहीं है और अब भी अमेरिका से इस युद्ध को जारी रखने के लिए वो कह रहा है। ज्यादातर लोगों का ध्यान ईरान और मिडिल ईस्ट में होने वाली बमबारी और उससे हुई तबाही पर है, लेकिन इस जंग की बुरी तबाही, अगर आप देखिए, सबसे बुरी तबाही लेबनान देख रहा है। अभी तो ईरान से तबाही की तस्वीरें पूरी तरह से आने बाकी है, लेकिन लेबनान का ये वीडियो आपको हिला देगा। इजराइल की सीमा से लगते इस देश के लिए ईरान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को पालना एक बड़ी मुसीबत बन गया है। युद्ध में अमेरिका और इजराइल संयुक्त रूप से ईरान पर बमबारी कर रहे हैं, लेकिन दूसरे मोर्चे पर यानी लेबनान को इजराइल अकेले ही तबाह करने पर आमादा है। ये वीडियो देखिए। 28 फरवरी से शुरू हुए ईरान युद्ध में लेबनान का कोई खास रोल नहीं रहा था। अमेरिका और इजराइल की सेनाएं ईरान पर हमले कर रही थी, लेकिन 2 मार्च को लेबनान की तरफ से इजराइल पर रॉकेट फायर्स किए गए। ये हमले ईरान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने किए थे। फिर क्या था? इन रॉकेट हमलों को इजराइल ने युद्ध का दूसरा मोर्चा माना, तभी से वो लेबनान के पूर्वी और दक्षिण हिस्सों में घातक हमले कर रहा है। 2 मार्च से लेकर अब तक इजराइल ने, जानते हैं, लेबनान पर 1000 से ज्यादा हमले किए, जिनमें एयर स्ट्राइक, मिसाइल, ड्रोन अटैक सब शामिल हैं। इन हमलों में 912 लोग मारे गए और करीब 10 लाख से ज्यादा लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर विस्थापित हो चुके हैं। इजराइल ईरान जैसे हमले लेबनान पर इस वक्त इसलिए कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि ईरान का प्रॉक्सी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भविष्य में उसके लिए खतरा बना रहे, क्योंकि ईरान में वो आर पार की जंग लड़ रहा है। अब इधर अगर हिजबुल्लाह को छोड़ दिया तो फिर क्या फायदा। इसीलिए कुछ दिन पहले ही इजराइल ने लेबनान के खिलाफ बड़े सैन्य संघर्ष का ऐलान किया था और ऐसा ऐलान का मकसद हिजबुल्लाह का खात्मा है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, बहुमंजिली इमारत है और देखिए कैसे पल में बिल्कुल धधकते हुए गुबार में बदल जाती है। हिजबुल्लाह एक शिया मुस्लिम आतंकी संगठन है जो साल 1982 से ही ईरान का समर्थन कर रहा है। 2 मार्च को इजराइल पर हमला हुआ था, उसको हिजबुल्लाह ने अली खामेनी की मौत का बदला बताया था। इजराइल के साथ प्रॉक्सी वॉर में हिजबुल्लाह ईरान का एक मजबूत साथी है, मजबूत हाथ समझिए, जो कि इजराइल के बिल्कुल पास है। और इसीलिए इजराइल अपने उत्तरी हिस्से के इस खतरे को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। ईरान ने हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ अपना बड़ा हथियार बनाया। अनुमान है कि वो सालाना करीब 9,200 करोड़ रुपए लेता है और हिजबुल्लाह इन पैसों से हथियार खरीदता है। इसके अलावा दावा किया जाता है कि हिजबुल्लाह के आतंकियों को हथियार चलाने और लड़ाई की ट्रेनिंग कोई और नहीं बल्कि ईरान की IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ही देती है। खामेनी के बाद हिजबुल्लाह ने जो हमला किया था वो करीब 15 महीने का था, 15 महीने बाद किया था। नवंबर 2024 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीमा पर संघर्ष विराम हुआ। इस संघर्ष विराम में तय हुआ कि हिजबुल्लाह के हमले रोकने की जिम्मेदारी लेबनान की होगी और इजराइल ने पलटवार में लेबनान पर हमले न करने की बात कही, लेकिन 2 मार्च को लेबनान और हिजबुल्लाह ने यह समझौता तोड़ दिया। इस समझौते के टूटने के बाद से ही इजराइल के निशाने पर हिजबुल्लाह तो है ही, लेकिन उसके हमलों में लेबनान को भी काफी नुकसान हो रहा है।